अच्छा, चैप्टर 2 में चलते हैं, सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। ठीक है, तो सेट का सबको पता है, ये मैं नहीं बता रहा। मेंबर, सेट के मेंबर्स का भी सबको पता है। सेट को डिनोट कैसे करते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, ये सबको पता है। ठीक है। उसके बाद इक्वल सेट्स का भी पता है। दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, और इक्वलेंट इक्वलेंट कब होते हैं? इक्वलेंट तब होते हैं जब उनमें कोई करस्पोंडेंस बन जाए। ठीक है, जैसे ये देखें, नेचुरल नंबर और ऑड नंबर, इसमें हमने करस्पोंडेंस बनाई हुई है। अगर हम करस्पोंडेंस की बात करें तो पहला नेचुरल नंबर करस्पोंड कर रहा है पहले ऑड नंबर से। ठीक है, दूसरा नेचुरल नंबर दूसरे ऑड नंबर से, मतलब के 1 2 3, क्योंकि ये काउंटिंग है और उसके एलिमेंट्स भी पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, तो इनमें करस्पोंडेंस बन रही है, तो ये इक्वलेंट है, इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वलेंट की एक और डेफिनेशन है, वो आ जाती है किसमें? सेट थ्योरी में। तो जो सेट थ्योरी में है ना डेफिनेशन, वो हम जब सेट थ्योरी में जाके आप इसको ना अपने लिए लिख लें कि सेट थ्योरी में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है इक्विवेलेंट की, तो जब हम सेट थ्योरी डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी बता दूंगा। ठीक है, अभी स्टेप वाइज चल रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ अ सेट है, तो एक सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। उसके बाद कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी सेट में एक एलिमेंट होता है, उसको सिंगलटन कहते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, आप ये म्यूट कर लेना साथ। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछे। सर एक सेट लिखा होता है, उसको कहते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा होता, और एक सेट है जिसके अंदर एम्प्टी का साइन डाल दिया जाता है, हम्म। तो दोनों आपस में इक्वल होंगे वो फिर? हाँ, उसकी नोटेशन है ना, ये लिखा हुआ है ना, द एम्प्टी, ये देखो, ये पढ़ो जरा। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ये सिंबल या ये सिंबल, ये उसके सिंबल्स हैं। समझ आई बात? ठीक सर। जैसे देखो ना, एक एक जॉब है, उसमें एडवर्टाइजमेंट में उसने लिखा हुआ है फीमेल्स, 118 सीटें मैथ की, और लिखा हुआ है मेल्स 25 सीटें। अब मेल के लिए उसने 25 सीटों का इंतखाब किया, मेल तो इधर आके अप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि इस टाइम उनकी नोटेशन है ये, कि ये मतलब इन्होंने 25 लोगों को ही जॉब देनी है। इसी तरह एम्प्टी सेट की भी लिटरेचर में ना एक नोटेशन आ गई हुई है। ठीक है, ठीक सर। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स का भी पता है, इसको हम गो थ्रू करते हैं ना जल्दी जल्दी। सबसेट, सबसेट के लिए आप ये वाला यूज करें, क्योंकि आपने आगे टोपोलॉजी भी पढ़नी होगी बाद में। तो ए बी का सबसेट होगा अगर ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट होगा, तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, मतलब कि एक एलिमेंट है ए का और वो बाद में जाके बन जाता है बी का एलिमेंट, तो हम कह देंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर में ये है कि पूरी तरह उसका सबसेट हो। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये है ना 1 2, 1 2 पूरी तरह सबसेट है 1 2 3 का, तो ये जो सेट है ना, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर ऐसे हम बात करें कि 1 2 3
अब मैं आपको कहता हूँ इसके सबसेट बनाए, आप क्या करेंगे, एम्प्टी सेट 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और लास्ट पे आप क्या लिखेंगे 1 2 3, मतलब के 2⁻3 8 इसके बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सबसेट्स इसके बनेंगे। तो उसमें अपने सबसेट्स की लिस्ट में वो सेट खुद भी आ गया ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट है, मतलब 1 2 3 सबसेट है 1 2 3 का। तो जहां पे पॉसिबिलिटी हो के इक्वल भी आ सकते हैं ना, तो वो फिर इम्प्रॉपर वाली बात हम यूज कर लेते हैं कि ये अपना पॉसिबल है कि ये अपना सबसेट भी बन जाए, तो फिर वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। बाकी ये चीज वैसे पूछी नहीं जाती, और अब लिटरेचर में इसको यूज भी नहीं किया जाता, इसलिए ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें। अब ये देखें, नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स का सबसेट है, और इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर्स का, और रेशनल जो है वो रियल नंबर्स का सबसेट है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ये बात याद रखने वाली है। आगे चलते हैं। पावर सेट क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें तमाम सबसेट्स आ जाते हैं उसको पावर सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे ए बी के टोटल कितने सबसेट बनेंगे, 4, तो ये 1 2 3 4 इन सारे जो सारे सेट्स हैं इसकी एक कलेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पावर सेट बन जाएगा। इस ऐसा सेट जिसके अंदर भी सेट होते हैं ना उसको कलेक्शन भी कहते हैं, और ऐसा सेट जिसके अंदर कलेक्शंस होती हैं उसको फैमिली कहते हैं। ठीक है, आगे यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होगा आप 3 4 सेट्स का यूनियन इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें उन सारे सेट्स के तमाम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, आगे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट में जब दो सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो एम्प्टी आ जाता है। ओवरलैपिंग में क्या होता है, जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन करते हैं तो कोई ना कोई उसमें एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, किसी भी सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो उस सेट के अलावा यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। डिफरेंस, दो सेट्स हैं उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो जो भी पहले सेट में से बचेगा वो डिफरेंस में आ जाएगा। जैसे a-b कर रहे हैं, सेम एलिमेंट्स को आप कट कर दें, बाकी जो पहले सेट में से बचेगा 1 2 3 वो a-b होगा। आगे वेन डायग्राम्स में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है उसकी हिस्ट्री। they were first used by an English logician and mathematician John Wayne। ये जॉन वेन की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ जो डेथ है वो याद रख लो की पॉइंट के तौर पे। आगे चलते हैं। आगे यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। असल में प्रॉपर्टीज तो सबको प्रूव करनी आती हैं, लेकिन इनके नाम आने चाहिए। जैसे पहली प्रॉपर्टी का क्या नाम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, मुझसे बड़े लोग पूछते हैं कि तैयारी कैसे की जाए, तो देखें तैयारी करनी है ना आपने तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा बैठ के। अगर आप बैठ के इस तरीके से पढ़ेंगे नहीं बुक्स को तो आपको कुछ भी पता नहीं चलना। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये इसका नाम है। आगे एसोसिएटिव है। यूनियन, अगर यूनियन आ जाएंगे तो यूनियन की, इंटरसेक्शन आ जाएंगे तो इंटरसेक्शन की। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है और डिमॉर्गन लॉज है, इनके नाम आने चाहिए आपको। मे भी पेपर में पूछ ले, फ्री का एक नंबर है। इतना इजी क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो जाए तो फिर दुख होता है इंसान को कि एक नंबर था वो भी चला गया। और एक एक नंबर से मेरिट आगे पीछे होता है, ये भी आपने याद रखना।
उसके बाद आगे चलते हैं। ये लॉजिक जो है सिंबॉलिक लॉजिक, सिंबॉलिक लॉजिक जो है ना, हम इसको डिस्कस करेंगे। सिंबॉलिक लॉजिक बाकी तो वो उसमें आ जाता है ना, फिलॉसफी में आ जाता है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैथमेटिकल फॉर्म है ना, वो ये सिंबॉलिक लॉजिक है। तो सिंबॉलिक लॉजिक में सिंबल्स और उनका यूज। अब ये जो है ना, ये निगेशन है, ये हर ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर देता है और हर फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देता है। ठीक है, अभी देखें, पी और क्यू जो होते हैं ना, वो प्रेपोजिशंस होती हैं, प्रेपोजिशंस। ठीक है, प्रोपोजिशंस। अब प्रोपोजिशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर सिर्फ पी है तो मतलब कि एक प्रेपोजिशन है ना, तो 2⁻⁴ आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। 2 पॉसिबिलिटीज का मतलब है कि या ट्रू या फॉल्स। ठीक है, और अगर आपके पास आगे ये बाकी नोटेशंस भी देख लेना, एंड वाली आ जाती है, और वाली आ जाती है। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है, और में कोई भी ट्रू हो तो ट्रू होता है। इफ देन में क्या होता है, फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। ठीक है, ये बात आप लिख भी सकते हैं, जब ये मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा तो आप लिख लीजिएगा। और ये जो इफ एंड ओनली इफ जो है, इम्प्लीकेशन जो, ये क्या नाम है, बाई कंडीशनल जो है, इसमें दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है, दोनों फॉल्स हो तो भी ये ट्रू होता है। इम्प्लीकेशन। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही रूल है इसका। तो ये रूल्स, मेरा ख्याल है कि ये एक क्वेश्चन आया भी था पेपर में, इसमें से भी एक क्वेश्चन आया था, उसने पूछा हुआ था। कहाँ से पूछा था, इसमें से पूछा था, वहां तक जाते हैं, पहले ये देख लें। ये निगेशन का रूल पता चल गया है, ट्रू को फॉल्स करना है, फॉल्स को ट्रू करना है। कंजक्शन जो एंड होता है, दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है। जैसे ये देखे, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज सारे ही फॉल्स आ रहे हैं। डिसजंक्शन में आ जाए, कोई भी ट्रू हो तो ट्रू होता है। जैसे इन दोनों में से पहला भी ट्रू दूसरा भी ट्रू, मतलब कोई एक तो ट्रू है तो ट्रू हो गया। इन दोनों में से पहला ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, दूसरा ट्रू है तो भी ट्रू हो गया। अगर कोई भी ट्रू नहीं होगा तब ये फॉल्स होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। P देन Q, मतलब कि P implies to Q, if P then Q। तो इसमें जो P होगा इसको क्या बोलेंगे, इस प्रेपोजिशन को हम क्या बोलेंगे? तो जो P है उसको एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस बोलेंगे, और जो Q है मतलब जो बाद में आ रहा है, उसको कंसीक्वेंट या कंक्लूजन बोलेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि जब आप थ्योरम्स को प्रूव करते हैं ना, तो उसमें स्टेटमेंट्स होती हैं कि अगर एक नंबर ऑड नंबर है तो वो एक, अगर एक नंबर पॉजिटिव ऑड है तो वो नेचुरल नंबर भी होगा। अगर एक नंबर ऑड नंबर है तो वो इंटीजर भी होगा। अगर एक नंबर ऑड नंबर है, इवन नंबर है तो भी वो इंटीजर होगा। तो इस तरह काफी से थ्योरम बन जाते हैं। तो असल में वो P implies to Q की ही बात कर रहे होते हैं वहां पे। आगे जब आप कोर्सेज में जाएंगे ना थ्योरीज वाले, तो आपको पता चलेगा कि असल में ये बैकअप पे ये चीजें चल रही थी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज ये ट्रू होगा। पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ये ट्रू होता है। ठीक है, जैसे मैं एक बात करता हूँ, इफ 2 is even then it is odd। अब यहाँ पे देखें, ये पहली प्रेपोजिशन है ना P, मुझे पता है 2 इवन है तो ये ट्रू हो गया। बाद में मैं क्या कह रहा हूँ, देन इट इज ऑड। तो बाद वाली जो बात Q है वो तो फॉल्स है। तो अब इसका आंसर टोटल क्या होना चाहिए, ये जो पूरी बात है,
फॉल्स होना चाहिए ना। यस सर। तो ये लॉजिक भी यही कह रहा है ना, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन फॉल्स, अदरवाइज अदरवाइज ऑल पॉसिबिलिटीज में ये ट्रू होगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे उसने बस इनको प्रूव किया हुआ है। हाँ, यहां से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ये जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, P प्लस टू क्यू का कन्वर्स क्या होगा। आपने जब आपने अक्सर देखा होगा, जाहिर है सबने MSc BS फाइनल किया हुआ है तो अप्लाई कर रहे हैं ना। आप एक थ्योरम को जब आप प्रूव कर रहे होते हैं तो आप लिखते हैं सेंटर में जाके कन्वर्सली, लिखते हैं ना कन्वर्सली। तो कन्वर्सली में क्या होता है, पहले तो प्रेपोजिशन होती है ना P प्लस टू क्यू, आप इसको लेट करते हैं और आप लेट करके यहां तक पहुंच जाते हैं ना। और जब आप कन्वर्सली में जाते हैं तो कन्वर्सली में आप इसको लेट करते हैं और फिर यहाँ पे आप आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या प्रूव हो जाती है, P इफ एंड ओनली इफ Q। और अगर देखा जाए तो P इम्प्लाइज टू Q एंड Q इम्प्लाइज टू P को P इफ एंड ओनली इफ Q ही कहते हैं, जो कि उसने बुक में भी लिखी हुई है। कहाँ पे लिखा हुआ है ये, P इम्प्लाइज टू Q, Q इम्प्लाइज टू P, और ये P इफ एंड ओनली इफ Q, इनका एंड किया हुआ है ना कैलकुलेट, ये सेंटर में देखें। ये जो आंसर आया है ना ये लास्ट वाला, असल में ये कैसे आया है, पहले उसने क्या किया, P इम्प्लाइज टू Q किया है और बाद में उसने Q इम्प्लाइज टू P कर दिया है। तो इन दोनों का एंड कैलकुलेट करने से सेम इसके वाला रिजल्ट आ गया। ठीक है, आगे देखें। इनवर्स क्या होगा, नॉट P इम्प्लाइज टू नॉट Q, ये इनवर्स है। और कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, नॉट Q इम्प्लाइज टू नॉट P, इसको P इम्प्लाइज टू Q का कंट्रा पॉजिटिव बोलेंगे। ये टॉपिक आपने नहीं छोड़ना, इसको ध्यान से करना है, इसमें से पेपर में कोई क्वेश्चन ध्यान से करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, आप अपना म्यूट कर लेना, जब बोलना हो तो फिर बोला करें। अभी ये देखें कि कई स्टेटमेंट्स ऐसी भी होती हैं जिनका हमेशा से जो रिजल्ट आता है वो ट्रू आता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहते हैं, तो इसको टोटोलॉजी भी कह सकते हैं। उसके बाद कई स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनका हमेशा से फॉल्स आता है। जैसे मैं बोलूं टू इज ऑड, अब ये जो बात है ना इसने हमेशा गलत ही रहना है, इसने कभी भी ट्रू नहीं होना। तो ये फिर अब्सर्डिटी में आ जाता है। और कंटिजेंसी क्या होता है, जो ट्रू और फॉल्स में वेरी करता है। ठीक है, या ट्रू हो या फॉल्स हो। क्वांटिफायर दो किस्म के होते हैं, इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं और इसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ A 1 2 3, और मैं एक फंक्शन लिखता हूँ f(x) इज इक्वल टू एक्स के। अब मेरा ये क्वेश्चन है, फॉर ऑल x बिलोंग टू A, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू A f(x) इज ग्रेटर देन 2, ये मेरा क्वेश्चन है। अब आपने ये बताना है कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं फॉर ऑल, उन सब के लिए f(x) हमेशा 2 से बड़ा होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर मैं A में से पहला एलिमेंट लेके चेक करता हूँ f(1), तो मेरे पास आ जाता है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 1 इज ग्रेटर देन 2, ये तो फॉल्स हो गया है।
इसका मतलब है कि जो बात ये लिखी थी हमने वो इस एक एलिमेंट की वजह से फॉल्स हो गई है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम ये देखें कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स बिलोंग टू ए फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, अगर हम इस चीज को टेस्ट करें तो अब मुझे फॉरऑल में क्या होता है, मुझे सारे एलिमेंट टेस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन देयर एग्जिस्ट में मुझे सिर्फ एक एलिमेंट की जरूरत होती है, सिर्फ एक एलिमेंट की। तो आप ये देखें कि अगर 2 को चेक करें एफ ऑफ 2, तो वो 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन 2, ये तो ट्रू है। तो मुझे सारे एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर एक एलिमेंट भी ट्रू हो जाए तो वो ट्रू हो जाता है। तो ये फर्क है यूनिवर्सल में और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में। तो एग्जिस्टेंशियल में आपको जरूरत होती है वन एलिमेंट की, नीड ओनली वन एलिमेंट, और फॉर में आपको क्या जरूरत होती है, सेटिस्फाई करने होते हैं आपने ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, किसी ने कोई पूछना क्वेश्चन तो पूछ सकता है इसमें से, ज़हन में कोई बात चल रही हो तो वो हम कर लेते हैं डिस्कस। क्लियर है सर ये? क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, ये तो हो गया ना, क्या नाम है, सिंबॉलिक लॉजिक। आगे ये आ जाता है सेट थ्योरी और लॉजिक, यूनियन, इंटरसेक्शन, आगे रिलेशंस आ जाते हैं। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, दो दो सेट्स के दरमियान जो रिलेशन बनते हैं ना उसको बाइनरी रिलेशन कहते हैं, जिसमें जो, जैसे ये पेयर है ना एक, ये पेयर कैसे बनेगी, असल में रिलेशन कहाँ से आया ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। आपके पास दो सेट है, ए बी, और जो सेट बी है ना उसमें 1 2 है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ऑल पॉसिबल रिलेशंस जो है ना वो लिखें, तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे। तो वो क्या बन सकता है, ए का 1 से रिलेशन बन सकता है, या ए का 2 से, या बी का 1 से, या बी का 2 से। अब आप इसका कोई भी सबसेट लिखेंगे तो वो पहला रिलेशन होगा। जैसे देखें, ए का आपने 1 से रिलेशन बना दिया और बी का भी 1 से, तो ये एक रिलेशन है। अब रिलेशन में ऑटोमेटिकली पेयर्स जनरेट होंगे, जैसे ए का 1 है, इसी तरह यहाँ पे उसने जो पेयर लिखा हुआ है ना 5 4, अगर उस पे स्केयर वाला रिलेशन लगा दें तो ये स्केयर ये है ना कि 25 5 का स्केयर है, 5 4 पे ये ग्रेटर वाला रिलेशन है कि 5 इज ग्रेटर देन 4। स्केयर रूट वाला रिलेशन है, जो 2 है वो किसका स्केयर रूट है, 4 का। इक्वल वाला रिलेशन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 है, तो वो इसके इक्वल है। तो ये आपस में रिलेशन है, ठीक है। तो जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज में आ जाते हैं। किसी एक सेट पे रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस ए होता है। अब ये एक एग्जांपल है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, यहाँ से आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। क्वेश्चन ये है कि C1 C2 C3 3 चिल्ड्रन है, M1 M2 2 आदमी है, ठीक है। तो चाइल्ड का और फादर का जो रिलेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बी टू मैन सच दैट फादर ऑफ बोथ C1 एंड C2 इज M1 एंड फादर ऑफ C3 इज M2। मतलब ये कह सकते हैं कि एक जगह पे 3 बच्चे हैं और 2 आदमी हैं। अब ये जो 2 आदमी है ना, ये इनमें से किसी ना किसी के फादर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे M1 जो है ना वो C1 C2 का फादर है, और M2 जो है वो C3 का फादर है। इस रिलेशन को आपने कैलकुलेट करना है। तो इस रिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, C1 C2 C3 को इसका एक सेट बना लेंगे और एक इसका सेट बना लेंगे। ये 2 सेट बन गए, इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये ऑल पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी ना, ये ऑल पॉसिबिलिटीज हैं।
अभी नल पॉसिबिलिटीज में जो गिवन रिलेशन है वो क्या है कि C1 C2 का जो रिलेशन है वो M1 से है और C3 का रिलेशन जो है वो M2 से। तो इन रिलेशंस को आप एज अ सबसेट इसमें से निकाल के लहदा से लिख लेंगे। ये जो है ये अब इसके पहले पहले एलिमेंट डोमेन में आ जाएंगे और दूसरे दूसरे एलिमेंट रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस रिलेशन को भी ड्रा किया हुआ है कि C1 C2 जो है उस उनका फादर जो है वो M1 है और C3 का फादर जो है वो M2 है। उसके बाद आगे ये उसने रिलेशन बनाया हुआ है, ये आप खुद ही देखना। हाँ, अब फंक्शन क्या है? जब आप रिलेशन पे कोई कंडीशन लगा देते हैं तो उसको फंक्शन कहते हैं। तो अब वो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये देखें, दो सेट हैं। पहले नंबर पे एफ जो है, असल में जो एफ है ना, एफ जो है वो सबसेट होता है रिलेशन का, और जो रिलेशन है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। बात समझ आ रही है ना सबको कि यस ए सर। क्रॉस बी में से आपने रिलेशन निकाला है, अब रिलेशन में से आपने फंक्शन निकालना है। फंक्शन कैसे निकलेगा? जब रिलेशन पे एक कंडीशन रख दी जाएगी, वो कंडीशन इन 3 पॉइंट्स में लिखी हुई है। एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो कि क्लियरली हमें नजर आ रहा है इधर। उसके बाद डोमेन जो है वो, जैसे ये फंक्शन है ना, a function from a to b, तो डोमेन पूरा सेट ए आना चाहिए। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, मतलब कि जो पहले पहले एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर हम इसको देखें, ये जो आपने ये वाला किया है चिल्ड्रन वाला, अब चिल्ड्रन वाले में से मैं कोई रिलेशन R2 निकालता हूँ। ठीक है, जैसे ये C1 M1 कर लिया, ये आपने मुझे बताना है, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा। और C1M2 कर लिया, और तीसरे नंबर बस इतना कर लिया। अब आपने ये बताना है कि क्या ये जो रिलेशन है ये फंक्शन बन सकता है या नहीं। क्या ये फंक्शन बन सकता है? फ्रॉम C टू F जी, यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। नो सर। हाँ बिल्कुल, ये फंक्शन नहीं बन सकता क्योंकि जो पहली कंडीशन थी, डोमेन जो थी इस रिलेशन की, जिसको आपने एफ बोला हुआ था, इसकी डोमेन क्या है? C1 ओनली। देखे ना, पहले पहले एलिमेंट C1 आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो डोमेन C के इक्वल नहीं आया ना, इसलिए पहली कंडीशन ही उसकी वायलेट हो गई है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन क्या नाम है, फंक्शन की कुछ टाइप्स है। इनटू फंक्शन देखें, ये आपने याद रखना है कि जब रेंज बी के इक्वल नहीं आएगी तो ये इनटू फंक्शन होगा। उसके बाद जब रेंज बी के इक्वल आ जाएगी तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। 1 to 1 एंड इनटू, क्या कंडीशन है? If a function f from a into b is such that second elements of no two of its ordered pairs are equal, कि सेकंड एलिमेंट्स जो है ना वो रिपीट नहीं होने चाहिए, तो उसको इंजेक्टिव बोलेंगे, मतलब 1 to 1 एंड इनटू बोलेंगे। और जो बाइजेक्टिव है वो क्या होगा? वो 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, कि सेकंड एलिमेंट्स ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन ये है कि रेंज जो है वो बी के इक्वल आनी चाहिए, सेकंड एलिमेंट्स भी रिपीट नहीं होने चाहिए, और जो रेंज है वो
आउटपुट सेट के इक्वल आनी चाहिए, इसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव। ये जो 4 डेफिनेशंस है ना, ये आ सकती हैं पेपर में आपके पीपीएससी के। वो ऐसे पूछ सकते हैं ना कि जो एक फंक्शन है एक्स से वाई तक और जो रेंज है एफ की वो वाई के इक्वल है, तो ये इस फंक्शन का क्या नाम होगा? इस फंक्शन का नाम होगा ऑन टू। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी तो ये ये बाइनरी ऑपरेशन देखते हैं, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन हमेशा दो, ऐसा ऑपरेशन जो दो एलिमेंट्स के दरमियान में अप्लाई होता है उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। और यूनरी ऑपरेशन सिंगल एलिमेंट पे होता है ना, जैसे एक एलिमेंट है 2, आप 2 का स्केयर कर सकते हैं ना, तो स्केयर इज अ यूनरी ऑपरेशन। आप 2 का स्केयर रूट कर सकते हैं। आप 2 को मतलब कि 2 को किसी 2 और 2 को क्या कर सकते हैं, यूनरी ऑपरेशन की नेगेशन कर सकते हैं। स्केयर रूट क्यूब का क्यूब रूट कर सकते हैं, स्केयर कर सकते हैं, हायर पावर में कर सकते हैं। तो ये सारे इसके यूनरी ऑपरेशंस हैं। आगे ये एग्जांपल्स हैं। ये उसने एडजॉइनिंग टेबल बनाया हुआ है। लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स लिखे हैं एक सेट के, और ये हॉरिजॉन्टल लिखे हैं। बाकी इनको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उसने यहाँ पे अंदर लिख दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपके पास आ जाता है एडजॉइनिंग टेबल। इसका यूज होता है ग्रुप थ्योरी में, ग्रुप्स में, रिंग्स में, ठीक है। इन टेबल्स का हम वहां पे यूज करते हैं। ये जो वहां चीज पे है फिर ये हाँ कैलिस कैलिस टेबल टेबल। कहते हैं इसको। हाँ जी, कैलिस टेबल भी चैप्टर नंबर 4 में जो है ना ओमेगा की डेफिनेशन आएगी। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में आ जाते हैं ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। वो हम चैप्टर 4 में देखेंगे। आगे देखते हैं। ये जो मॉड्यूलो मॉड्यूलो 4 उसने लिखा हुआ है ना, वो इस तरह से कर रहा है कि दो एलिमेंट्स को वो ऐड कर रहा है। जैसे 3+3 क्या होता है, अगर इसको देखें तो 3+3, 3+3 हो गया 6। अब 3+3 का आंसर आ रहा है 6, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है 1। वो मॉड्यूलो 5 करेगा ना, क्या करेगा, 6 को डिवाइड करेगा 5 से, 5, और इस तरह से डिवाइड करेगा, 5 1 जार 5, और जो बाकी बचा वो क्या आ गया 1 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हम यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। 4+3 कितना हो गया, 4+3 7। तो 5 को 7 के साथ इस ऑपरेशन में यूज करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे, इस 4 का और इस 3 का जो रिजल्ट आ रहा है ना, इसको मॉड्यूलो मॉड्यूलो ऑपरेशन कहते हैं। रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 ये जो बनती हैं। मॉड्यूलो 4 का भी उसने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, आप खुद भी बना सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ये मॉड्यूलो 8 का भी उसने बनाया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 4 को कर लें 3 से, 4 × 3 क्या हो गया 12। 12 को अंडर मॉड्यूलो 8 है ना, तो इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 1 जार 8, बाकी क्या बचा 4, 4 रिमाइंडर है। तो 4 और 3 का 4 और 3 का क्या आ गया रिजल्ट यहाँ पे
4 आ गया, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आ जाती हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करते हैं, ये आपको पहले भी पता था। असल में ये जो नोटेशन है ना, इसको बाइनरी ऑपरेशन हम कह रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट ई, मतलब कि ए को जब इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ यूज करेंगे तो दोबारा से ए आ जाएगा, ठीक है। और इनवर्स आप याद रखें, आपको पता है कि जो आपने रियल नंबर में पढ़ा था, किसी भी ए के लिए जो उसका एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, -a। तो इसको सॉल्व करने से एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, मतलब कि एडिटिव इनवर्स के साथ एडिशन करने से एडिटिव आइडेंटिटी आती है। और बाइनरी ऑपरेशन जब करते हैं ना किसी भी एलिमेंट के इनवर्स के साथ, तो आइडेंटिटी आ जाती है वो वाली, जो कि आपने लेट किया हुआ है कि ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। आगे देखें, इसमें जो याद रखने वाली चीजें हैं वो ग्रुपोइड आ जाता है। ग्रुपोइड एक ऐसा सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है, जिसमें बाइनरी ऑपरेशन अभी डिफाइन होता है, ठीक है। मतलब के डिफाइन, मतलब के उसमें बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड होता है, आप ये भी कह सकते हैं ना, कि ऐसा सेट जिसमें बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड हो, क्लोजर लॉ होल्ड करे। ये जो यहाँ पे हमने पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है, पहली नहीं, पहली तो यहाँ पे नहीं लिखी, यहाँ पे लिखी नहीं हुई, लेकिन ये है कि जब दो एलिमेंट को आप बाइनरी ऑपरेशन में यूज करें तो जो उनका रिजल्ट आए वो भी उसी सेट में से आए, ठीक है, उसको ग्रुपोइड कहते हैं। ग्रुपोइड में एक प्रॉपर्टी होती है, सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक क्लोजर लॉ होता है और एक एसोसिएटिव। अब ये चीजें याद रखने वाली हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो डेफिनेशन है वो मोनोइड की आ जाती है। मोनोइड में तीन तीन डेफिनेशन, तीन चीजें होती हैं, क्लोज्ड होता है, एसोसिएटिव होता है, और उसमें एक आइडेंटिटी होती है। मेरा ख्याल है अभी मीटिंग एंड हो रही है, तो अगर आप कहते हैं तो इस चैप्टर को ना कंप्लीट कर लेते हैं। मैं अभी आपको लिंक सेंड करता हूँ।